अच्छे विचार और अच्छे संस्कार कहीं से भी मिले, उनसे आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। अगर आप सामाजिक सरोकारों से संबंध रखते हैं तो आपको नैतिक मूल्य अपनाने ही पड़ेंगे। लोकतंत्र की भी अपनी मर्यादाएं हैं, समाज की भी अपनी मर्यादाएं हैं और परिवार की भी मर्यादाएं हैं। इन्हीं सब मर्यादाओं का पालन करने वाले समाजसेवी और राजनीति से जुड़े हुए वीपी टंडन जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपकी बात कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। टंडन जी, आप बहुत सारे स्कूलों का संचालन करते हैं जिन्हें सफलतम संस्थान माना जा रहा है। उनका प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में, इतनी सफलता प्राप्त करने के पीछे राज क्या है? आपने पहले तो ये बताइए कि आपने ये शिक्षा का क्षेत्र प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे किया? देखिए, मैंने पहले भी एक बार चर्चा में बताया था कि मेरे मदर फादर दोनों शिक्षाविद थे जी। दोनों लेक्चरार थे और एक माहौल था शिक्षा का घर में। और मैं हमेशा जो शिक्षाविद थे उनकी बुक्स पढ़ता था, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हों, चाहे जिन्होंने संघर्ष किया अब्दुल कलाम जी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आदर्श कहे जाते हैं जिन्होंने समाज को कुछ दिया। तो ऐसे साहित्य को पढ़ने के बाद हमेशा मन में यही ख्याल था, और हमारे जो मम्मी और डैडी के संस्कार थे उन सब की वजह से जो कार्य था हम उसी तरह करते रहे, जो नैतिक मूल्यों को देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है उन लोगों के लिए कार्य जो पिछड़े हैं समाज में, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर कार्य करने पर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें शुरू से हमें संस्कार में मिली, और हम हमारी मैनेजमेंट, हमारा जो स्टाफ है, वो बच्चे, पेरेंट्स, वो हम उसी तरह सारी संस्थाएं हमारी ढल रही हैं, और तभी ये संस्थाएं एक सफल शिक्षण संस्थाएं कहला रही हैं। टंडन जी, हर सफल व्यक्ति, मुझे कहना चाहिए आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हर व्यक्ति जो है किसी न किसी से प्रभावित जरूर होता है, या वो ये मान लीजिए उसका प्रेरणा स्रोत बनता है। आप जीवन में किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, मैं तो अब स्वर्गीय हमारे जो फादर साहब थे श्री ओम प्रकाश टंडन जी, मैं उनके व्यक्तित्व से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने बचपन बिताया, उनके साथ शिक्षा उन्होंने मुझे दिलवाई। उनके जो कार्य थे, आप मानेंगे कि ऐसे टाइम में जब 70 का दशक था, एक समय पे करीब 15-16 ऐसी जगह पर उन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोली। कहाँ पर? चौपालों में, जैसे नवादा की चौपाल जहाँ पे शिक्षा का अभाव था, ककरोला की चौपाल, नजफगढ़, दीनपुर, शाहबाद, मोहम्मदपुर, ऐसी जगह शिक्षण संस्थाएं खोली जहाँ पर शिक्षा थी नहीं। और ऐसे टाइम में ऐसी जगहों पर अच्छी शिक्षा देना तो वो एक बहुत बड़ी बात है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। और हमारी मदर श्रीमती कमल रानी टंडन, हमारी संस्थाओं के जितने नाम हैं, मैक्सिमम नाम हमारी मदर के नाम से रखे गए हैं जी। हमारी मदर का नाम कमल रानी टंडन था। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को घर घर तक पहुँचे और बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए वो दिन रात वो ही सोचती रहती थी। वो उनका एक ही जज्बा था, 24 घंटे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हम मेरे स्कूल के बच्चों को कैसे मिले, समाज शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े समाज में। तो वो जो उनका जो मेहनत, जज्बा हमारे मदर फादर का, वही चीज़ें जो है संस्कार में हमें मिली, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अपने अभिभावकों के, अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलकर ही आप आगे बढ़े हैं। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षा का। आप 12वीं कक्षा तक के छात्रों को लगातार कई वर्षों तक पढ़ाते रहे हैं। क्या ये जो अनुभव रहा, ये स्कूलों के संचालन में सहायक सिद्ध हुआ? बिल्कुल। जो भी क्लासेस लेते हैं, टीचर, मैनेजमेंट के लोग लेते हैं, वो बिल्कुल उनको पता रहता है कि क्लास में बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, वो चीज़ें पता लगती रहती है। हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि
जो भी मैनेजमेंट प्रबंधक लोग हैं, उनको भी अगर वो शिक्षित हैं तो उनको भी क्लासेस में जाना चाहिए और बच्चों की डिफ़िकल्टी भी और बच्चों की अच्छी चीज़ें भी उनको देखनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्लासेस में। तो उससे बड़ा फ़ायदा मिला। और मेरे तो लगभग हमारे दिल्ली के सभी स्कूलों में मैं देखता हूँ कि हमारे जो प्रबंधक कमेटी हैं उनके लोग शिक्षक भी हैं। उससे एक स्कूल को और अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलती है। अगर आप अंदर रूम में बैठे रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा क्लास में क्या हो रहा है। अच्छा, आपके जो संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन में है जी। और एक हमारे आईपी से इंद्रप्रस्थ से कॉलेज है कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, वो भी मोहन गार्डन में है, जहाँ बीएड, बीसीए, बीबीए, बीजीएमसी, बीकॉम और 5 कोर्स चलते हैं। और उस एरिया के लोगों को बड़ा फ़ायदा है, नियर बाई उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है और प्लेसमेंट भी वहाँ 100% है, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी कंपनियां बच्चों को लेके जाती हैं। उसके अलावा द्वारका में वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 10 में, और वहाँ कुछ प्ले स्कूल भी है, ऋषिकुल स्कूल है। और इसके अलावा हमारा एक स्कूल है गुरुग्राम में सेक्टर 102 में, गुरुग्राम ग्लोबल हाइट स्कूल। और एक कॉलेज है वो भी आईपी का है नोएडा में, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। उसके अलावा उत्तम नगर में हमारा जो संस्थापक स्कूल है कमल पब्लिक स्कूल, वो है विकासपुरी में है। तो ये और जो हमारे द्वारा संचालित, हमारे ग्रुप द्वारा संचालित बक्करवाला, विकास नगर, सभी जगह जो स्कूल है उनकी देखरेख सब लोग मिलके कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के अलावा जो स्कूल है आपके, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो और किन किन अतिरिक्त विषयों पर फोकस करते हैं आप? देखिए, सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं, अगर गुरुपुरब होता है तो उसमें हमारे बच्चे जाते हैं बढ़ चढ़ कर। उनके जो गुरुपुरब में जो उनका शोभा यात्रा निकलती है उसमें जाते हैं। कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य जिसमें हमें निमंत्रण मिलता है, हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और धार्मिक कार्य में अभी कोविड में लगातार हमारे इस ग्रुप की तरफ से 15 दिन तक लगातार हज़ारों लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई, हज़ारों लोगों की। और खुद हमारी जो मेड हैं, हमारी जो टीचर हैं, हम लोगों ने खुद जो मास्क बनाए और डिस्ट्रीब्यूट किए ऐसे एरियो में जहाँ पर मास्क की कमी थी। तो सोशल गरीब बच्चों को फ्री बुक्स, फ्री नोटबुक, वो तो हमेशा हमारा साल में एक बार वो भी कैंप लगता है। टंडन जी, आप बहुत सारी संस्थाओं में किससे जुड़े हुए हैं? उसमें सामाजिक संस्थाएं भी हैं, राजनीति में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग हैं जो आपके करीब हैं या आप उनके करीब हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक दायित्व भी है आप पर, आपको का परिवार भी है। तो इन सब की व्यस्तताओं के बीच आप समय कैसे तालमेल कैसे बिठाते हैं इस संबंध में? देखिए, मैं तो चाहे रात को 12 बजे सोऊं या 9:30 बजे सोऊं, मेरा एक रूटीन है। 5 बजे मैं उठ जाता हूं और 7 बजे तक मैं किसी ना किसी अपनी संस्था में रहता हूं, क्योंकि मेरा हर संस्था में जो मेरे नियर बाई हैं 7-8 किलोमीटर में, सब में राउंड ज़रूर लेता हूं और हर चीज़ को बारीकी से देखता हूं। उसके अलावा समाज का तो दायित्व है कि कोई भी प्रोग्राम है तो उसी 12 घंटे में से वो समय निकालना पड़ता है और परिवार को भी समय देना पड़ता है। एक हमारा छोटा सा ग्रैंडसन है 3 साल का, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक दायित्व भी बहुत बड़ा दायित्व है। और हर एक चीज़ का समन्वय बनाकर ही लाइफ को कामयाब करना चाहिए, सक्सेस उसमें ही रहती है। अगर आपने एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया और दूसरी को छोड़ दिया तो वो फिर लाइफ अधूरी रहती है। आप अनएडेड स्कूलों की जो संस्था है दिल्ली की, उस पर आप उपाध्यक्ष हैं आप उसके, तो क्या कोई कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई चुनौती है शिक्षा के क्षेत्र में या कोई ऐसी कमी है जो आपको दिखाई देती हो जिसे पूरा करना आपका लक्ष्य हो? चुनौतियां तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हैं अभी भी जी। अभी भी जो शिक्षा जन जन तक पहुंचनी चाहिए, कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरह पहुंची नहीं है। तो उसके लिए
मैं तो, क्योंकि हमारे तो जितने लिमिटेड साधन हैं हम उसका उपयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मोटिवेट करके शिक्षण संस्थाओं में उनका दाखिला कराया जाए। और सरकारें भी लगी हुई हैं हमारी। नहीं, जो शिक्षा है वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। जी, जी। केंद्र सरकार भी बहुत सारा धन शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, और सरकार का प्रयास रहता है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि सबको शिक्षा जरूरी और सहज ढंग से मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जो केंद्र का बजट है उसमें शिक्षा के लिए बजट को की राशि को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में शिक्षा पर बजट का काफ़ी हिस्सा जो है वो खर्च किया जाता है। कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, शिक्षा में बजट बढ़ना ही चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि पीछे एक सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, एजुकेशन फॉर ऑल, जी, सबके लिए शिक्षा, और उस पर जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इलिटरेट हैं उनके लिए भी क्लासेस लगाई थी। और हमारे स्कूलों ने भी करीब 70 सेंटर एजुकेशन फॉर ऑल के अलग अलग बना के एरियो में हमने पेरेंट्स को जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी शिक्षा देने का प्रयास किया। वो बड़ा अच्छा प्रयास था हमारी गवर्नमेंट का। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत से लोगों को जागरूक किया गया जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। अच्छा, बच्चों का अपना मनोविज्ञान होता है और अभिभावकों का अपना मनोविज्ञान होता है, लेकिन एक सामाजिक विडंबना है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एटीएम की तरह पैसे उगलने वाली मशीन बन जाए, और वो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इससे भटकाव भी पैदा होता है, कई बार टकराव भी होता है, भटकाव भी होता है, बच्चे की रुचि और जगह है और बच्चों के पेरेंट्स का मनोविज्ञान। तो जब आप बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं, आपके टीचर जो है वो भावुकों से मिलते हैं, कभी कोई ऐसी समस्याएँ आती हैं? बहुत आती है। हमें पेरेंट्स आगे कहते जी तो बच्चा बिल्कुल हमारा कहना नहीं मान रहा, ये काम नहीं कर रहा, इसकी काउंसलिंग कराओ। तो हमारे पास काउंसलर हैं हर स्कूल में जो बच्चों को भी काउंसलिंग करते हैं, और जहाँ पेरेंट्स की गलती होती है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि बच्चे और अभिभावक में तालमेल बन सके। क्योंकि ये ऐसी एज है, इसमें बच्चे को अगर हम सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो सही जाता रहेगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भटकाव हो गया तो एक उसका बड़ा दुष्परिणाम रहता है बच्चे की फ्यूचर पर। टंडन जी, कोरोना काल में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफार्म सामने आ गए जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आप भी वर्चुअल क्लासेस लगाते हैं, शिक्षक जो है मोबाइल पर, लैपटॉप पर बच्चों की क्लासेस लगती हैं। क्या ये जो इतनी बड़ी कमी एजुकेशन को, शिक्षा को बहुत आघात लगा कोरोना काल में, एक पाठशाला में बच्चे का आना और कक्षा में बैठ करके पढ़ना, क्योंकि अगर वो उसका सामाजिक संबंध बनेंगे तो वो स्कूल्स के दायरे से बनते हैं, उसके दोस्त बनेंगे, मित्र बने, एक सामाजिक परिवेश तैयार हो जाता है, एक बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ तक घर बैठ के पढ़ने का सवाल है, क्या दोनों में क्या ये विकल्प बन सकेगा पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकेगा पूरी तरह से, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर क्लास के अंदर है और बच्चे की एक सामाजिक जो अभी दूरी हो गई है, क्योंकि बच्चे अगर आपस में मिलेंगे, खेलेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे और स्कूल में हर तरह की एक्टिविटी करेंगे, वो चीज़ कभी भी इस ऑनलाइन क्लासेस से नहीं आ सकती। क्योंकि एक ही जगह बैठ के बच्चे को पढ़ना, बच्चे को ना कोई प्लेइंग की जगह मिल रही है, ना कोई बच्चों से, अपने दोस्तों से बात करने की मिल रही है, ना कोई एक्टिविटी में डायरेक्ट वो जा पा रहा है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इस में, जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, पेरेंट्स को ये पता लग गया है कि टीचर कितनी मेहनत कराते हैं बच्चों को। आप ऑनलाइन क्लासेस पे पेरेंट्स देखते हैं कि टीचर कितना कैपेबल है, वो उसको असेस करते हैं, और वो चीज़ एक बहुत अच्छी हुई है कि पेरेंट्स को ये पता लगा है कि देखिए टीचर का पढ़ाने का ढंग, टीचर इतना क्वालिफाइड है और टीचर बच्चों के लिए कितना पेन ले रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है। ये चीज़ पेरेंट्स को भी अब पता लगी है, क्योंकि क्लास में पेरेंट्स जा नहीं सकते, क्योंकि क्लास में तो क्लास चलती हुई पेरेंट्स देख नहीं सकते, लेकिन अब असेस कर सकते हैं कि कौन सी टीचर किस मेथड से बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो एक चीज़ तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी हुई है, और बाकी मैं तो ये प्रार्थना करूँगा ईश्वर से और कि ये कोरोना जो काल है कोविड का, ये जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और ख़त्म हो। टंडन जी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं,
ये ठीक है कि वर्चुअल जो क्लासेस लगाई जा रही हैं या ऑनलाइन क्लासेस जिसे हम कहते हैं, उससे बच्चों की कुछ हद तक जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उससे वो जुड़ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी हो, चाहे वो किसी के बच्चे के हाथ में मोबाइल में बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है और पेरेंट्स उतनी निगरानी नहीं रख पाते इतने बच्चे के लिए। और ये जो पहलू, एक दूसरा पहलू है, एक बहुत ही नकारात्मक पहलू है और ये समस्या आगे जाके और भी बढ़ सकती है। इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार ने तो बड़े अच्छे कदम उठाए। एक तो जो बच्चों को स्ट्रेस पड़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थे, उसका एक क्राइटेरिया रख दिया कि इतने पीरियड और इतने मिनट के पीरियड ही रोज़ होंगे। उससे जो है एक प्रेशर बच्चों पे कम पड़े, वो बहुत अच्छा सरकार ने, एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी है। और जहाँ तक बात है कि पेरेंट्स बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि पेरेंट्स सर्विस पे भी जाएंगे, अपना काम भी करेंगे, जो हाउस वाइफ है उनको अपने घर का काम भी करना है, तो थोड़ा बहुत तो मिसयूज बच्चे करते हैं। वो तो हमें भी दिखाई देता है कि कहाँ पर मिसयूज हो रहा है। कई बार असेसमेंट होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पर ये बच्चा थोड़ी सी चीटिंग कर रहा है। तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे ही जाएंगी, क्योंकि जब तक स्मूथ नहीं होगा इनको तो हमें इनका तो सामना करना ही पड़ेगा। अब आप बात करते हैं, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से किस व्यक्ति से, किस राजनीतिज्ञ से ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, मैं तो अब तक जो है, जो जितने भी देश में हमारे राजनेता हैं, अब तक जो प्रभावित हूँ मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से हूँ, क्योंकि उनका जो काम करने का स्टाइल है, जो उनका जज्बा है और देश के प्रति उनकी जो एक विज़न है, और जो देश को उन्होंने पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नज़रिया है विश्व को, तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं। मैं विदेशों में मैंने यात्रा की, वहाँ मुझे कहा गया कि अब हमें दिवाली में, जैसे दुबई की ही बात करते हैं, मेरी कजन रहती हैं, वो कहते हैं जब से सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, दिवाली में अब हमें कोई टोका टाकी नहीं है, बहुत अच्छी तरह हम दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज गया है। तो ये मैसेज, और भी बहुत सारे देश के महान नायक हुए हैं, महात्मा गांधी जी जिन्होंने आज़ादी दिलाई, तो ऐसे नायकों को तो हम हमेशा सैल्यूट करते हैं। बहुत सारे और भी हैं, सबके नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कब हुई आपकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब द्वारका की रामलीला में आए तो मैंने उनके साथ मंच शेयर किया, और जब मैंने उनका स्वागत किया तो मैंने करीब 30 सेकंड उनसे बात भी की। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनको मुझे कुछ ऐसी, मैंने उनसे बात की कि उनको बड़ी अच्छी लगी, उनके व्यक्तित्व से संबंधित थी। तो मुझे उनके व्यक्तित्व से तो मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। तो और जो उस टाइम का जो वातावरण था पूरा राममय था जिस दिन वो हमारे यहाँ आए, और उस रामलीला का जो हम 15-16 साल से रामलीला करा रहे थे, वो दिन बड़ा हमारे लिए सार्थक साबित हुआ कि जब देश का एक सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री जी उस मंच पे आशीर्वाद देने आए। अच्छा टंडन जी, हर वर्ष द्वारका में रामलीला होती है, जैसा आपने बताया कि 16 साल के लगभग हो गए। इसकी शुरुआत आपने कैसे की? देखिए, उसमें हमारे जो राजेश गहलोत जी हैं, हमारे एक्स मेयर, वो हमारे इस रामलीला के संरक्षक थे, और परवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे उसके मुख्य संरक्षक थे, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और हम सारी टीम एकजुट होकर, जब भी रामलीला होती थी, हम लोग सब एकजुट होकर वो कैसे सक्सेसफुल हो। वो रामलीला पश्चिम दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला थी, और वो उसमें हम लगातार हर रामलीला में कोई ना कोई नया फीचर ऐड होता था, नई नई चीज़ें ऐड होती थी उस रामलीला में। अच्छा, द्वारका में तो रामलीला करते थे, जैसा प्रयास अयोध्या में किया गया वो ऐसा प्रयास दिल्ली में भी हो सकता था, लेकिन आपने अयोध्या को ही चुना, उसका कोई विशेष? देखिए, अयोध्या धाम है, एक प्रभु श्री राम जो जहाँ उनका जन्म हुआ, उस जगह पर रामलीला करने का तो अपना ही महत्व है, प्रभु राम का मंचन करने का। तो हमें तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी कमेटी के मेंबर को, कि उस जगह हमने जाके मंचन किया, और ऐसे काल में जब कोविड था
और बहुत सक्सेसफुल वो मंचन रहा। टंडन जी, किन किन संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया अब तक? देखिए, मेरी तो बड़े अनगिनत संस्थाएं हैं। मुझे लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन दोनों में ही सम्मानित किया गया। वहाँ पर एक महात्मा गांधी अवार्ड होते हैं, उसमें सम्मानित किया गया। मुझे एक बार बैंकॉक बुलाया गया और वहाँ पर जो हमारे लोग हिंदुस्तान के अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पूरे विश्व में, वहाँ भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा दिल्ली की बहुत सारी संस्थाएं हैं। नहीं, अभी आपको रामलीला का सफल संचालन के लिए सांसद प्रवेश वर्मा जी ने अयोध्या रत्न से सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको वैदेही सरस्वती सम्मान मिला और भी अनेकों सम्मान मिले, तो कैसा अनुभव होता है? देखिए, मैं तो जब भी कोई सम्मान मिलता है तो वो सम्मान से उस सम्मानित व्यक्ति का दायित्व और बढ़ जाता है कि अगर ये सम्मान मिला है तो इससे और अच्छे कार्य करें, जिससे इस सम्मान की गरिमा को बनी रहे। तो सम्मान तो एक व्यक्ति को एक ऐसा माध्यम है जिससे वो व्यक्तित्व की पहचान के अलावा उस व्यक्तित्व पर और भी बोझ बढ़ता है कि भाई और अच्छे कार्य समाज के लिए करने चाहिए। टंडन जी, अब तक की आपकी सफलतम यात्रा में परिवार का कितना सहयोग रहा? देखिए, परिवार के सहयोग के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, और जहाँ परिवार मिलकर चलता है वो परिवार आगे बढ़ता ही बढ़ता है। और उस पर सबसे पहले तो हमारे मदर फादर ने ही फाउंडेशन रखी स्कूलों की, और एक ऐसा माहौल दिया हमें और एक ऐसा वातावरण दिया, एक ऐसे संस्कार दिए, और उनकी जो सोच थी, जो उनकी सेवा भाव थी, उन चीज़ों को फिर हमारे जो मेरी 2 सिस्टर हैं, मेरा एक ब्रदर है, उन सभी ने उसको अडॉप्ट किया। और हमारे फैमिली में सभी हमारी चाहे सिस्टर हों चाहे ब्रदर हो, सबकी अपनी संस्थाएं हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं, और वो हमारे उसी एम पर चल रहे हैं जो हमारे मदर फादर ने हमें एम उद्देश्य बताए थे, हमें जो चीज़ें बताई थी कि किस तरह सेवा भाव से संस्थाओं को चलाना है, और हर उस मजबूर व्यक्ति की ज़रूर सहायता करनी है। अगर कोई आपके सामने आ गया और अपनी समस्या रखता है और आप कैपेबल हैं तो उस समस्या का आपको समाधान करना है। आप एजुकेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, अनएडेड स्कूलों की जो संस्था है उसके भी आप उपाध्यक्ष हैं। तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे बच्चों के अभिभावक, तो कौन सी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मिलते? आपने जैसा बात बताया। देखिए, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, राम का फॉलोअर हूँ, और राम राज्य जो है वो हमने सारी अपनी संस्थाओं में राम राज्य ही रख रखा है। कोई भी समस्या, चाहे वो मैनेजमेंट से संबंधित हो, टीचर से, पेरेंट्स से, बच्चों से, किसी भी तरह का इशू है, या सामाजिक भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कोई अपनी भी व्यक्तिगत समस्या है, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं जितना हमारे सामर्थ्य होता है। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, अभी जब अयोध्या की रामलीला थी उसी बीच में मैंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी अयोध्या के, उसमें मैंने अनुभव लिखे और श्री राम के बारे में, उनके आचार विचार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उसमें दी। उस पुस्तक को का भी विमोचन मैंने कराया, अयोध्या धाम और विश्व के नायक श्री राम, वो भी मैंने जो है विमोचन अभी पीछे हुआ था, प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने उसका विमोचन किया था। तो टंडन जी के विचारों से मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी प्रेरित होंगे और अपने जीवन के अध्याय को पूरा करने के लिए संघर्षरत रहने का संकल्प लेंगे। टंडन जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।